Hello students, a warm welcome to Obsession. Today we will discuss about the current affair of February week 3. आज हम लोग बात करने वाले हैं February week 3 के important current affairs पर। अच्छे तरीके से आप लोगों को देखना है, समझना है और उसके साथ साथ कोई भी अगर आपको डाउट आता है तो विद द हेल्प ऑफ शुभम सर यू कैन इजीली कॉन्टैक्ट मी। वैसे मैं आप लोगों को बार बार हर एक पॉइंट को रिवाइज कराता रहता हूँ ताकि डाउट की कोई भी पॉसिबिलिटी ना रहे, और उसके साथ साथ आप लोगों को पीडीएफ भी शेयर कर दी जाती हैं ताकि पीडीएफ से देखकर आप उन चीज़ों को रिवाइज कर सको। और दूसरी इन्फॉर्मेशन एक ध्यान से समझिएगा कि कोई भी क्लास को देखने से पहले पुरानी वाली क्लासेस को जरूर देखें। फॉर एग्जांपल अगर आप फरवरी के वीक 3 आज देख रहे हैं, इससे पहले मैंने दिसंबर जनवरी कवर किया हुआ है, उसे भी जरूर देखें। ओके चलो तो स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले न्यूज़ के साथ। और हमारा पहला न्यूज़ क्या आता है, देखो, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ये क्या होती है? मतलब डिफेंस के लिए हथियारों को खरीदने वाली काउंसिल। हमारे देश में हथियारों को खरीदने वाली जो काउंसिल है, जिसको डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह चेयर करते हैं, मतलब उसके चेयरमैन कौन है? डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। अभी हाल ही में अकॉर्डिंग द एक्सेप्टेंस ऑफ 114 राफेल फाइटर, कि मतलब इंडियन एयरफोर्स को 114 नए राफेल फाइटर मिलेंगे, उसकी एक्सेप्टेंस अभी हाल ही में आ चुकी है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल से। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल से 114 नए राफेल फाइटर की जो एक्सेप्टेंस है वो आ चुकी है, जिसमें से वो कह रहे हैं जो 18 हैं, 18 जेट फ्लाई अवे कंडीशन के अंदर खरीदे जा रहे हैं। फ्रांस की कंपनी है, फ्रांस की, जिस कंपनी का नाम है डसॉल्ट एविएशन। डसॉल्ट एविएशन से 18 खरीदे गए हैं और बाकी 96 जो हैं वो इंडिया में असेंबल हो रहे हैं। बाकी 96 इंडिया में असेंबल हो रहे हैं और 18 जो हैं वो पूरे फ्लाई अवे कंडीशन में फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट एविएशन से खरीदे हुए हैं। टोटल 114 राफेल फाइटर जो है इंडिया ने अभी हाल ही में उसकी एक्सेप्टेंस दे दी है। क्लियर? चलो ये आपको पता चल गया। डिफेंस मिनिस्टर पता ही है कौन है? राजनाथ सिंह जी हैं, ये भी पता चल गया। ऐसे ही अभी थोड़े दिन पहले आप लोगों ने सुना होगा कि हमारे देश में डिफेंस से रिलेटेड ब्रह्मोस मिसाइल का बहुत नाम आ रहा था, और ब्रह्मोस का तो मैन्युफैक्चरिंग सेंटर आपके शहर लखनऊ में भी लगा है ना। ब्रह्मोस मैन्युफैक्चरिंग सेंटर लखनऊ के अंदर लगाया गया है। ब्रह्मोस सभी को पता है, दो नदियों का मेल है, ब्रह्मपुत्र और मोस्कवा रिवर। मोस्कवा रिवर रशिया की है, ब्रह्मपुत्र इंडिया की है, जिस कारण से ब्रह्मोस मिसाइल दो देश मिलकर बना रहे हैं। कौन कौन से? इंडिया और रशिया। इंडिया और रशिया। तो ये दोनों बातें पता चल गई। एक तो पता चला है 114 राफेल फाइटर की एक्सेप्टेंस आ चुकी है, इंडियन एयरफोर्स को मिलेंगे, जिसमें से 18 फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट एविएशन से खरीदे जा रहे हैं, 96 इंडिया में असेंबल हो रहे हैं। और ये तो हो गया पहला न्यूज़। और दूसरा, ये तो ब्रह्मोस के बारे में तो आपको पता ही है, ब्रह्मोस का मैन्युफैक्चरिंग सेंटर लखनऊ के अंदर खोला गया है। ब्रह्मोस इंडिया और रशिया की पहल है, दोनों मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल बना रहे हैं। ठीक है, चलो तो ये दोनों बातें आपको क्लियर होती हैं। ये था हमारा आज का पहला न्यूज़। डन। चलिएगा आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की ओर। आईआईटी बॉम्बे के बारे में आई। आईआईटी बॉम्बे ने अभी हाल ही में कोलंबिया की यूनिवर्सिटी के साथ एक एमओयू साइन किया। एमओयू क्या होता है? हाथ मिलाना, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि अगर सही कंडीशन रही, मैं तुम्हें ये वादा करता हूं कि जो मैं आज बोलकर जा रहा हूं उसे पूरा करूंगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग की बात है। तो यहां पर अभी हाल ही में आईआईटी बॉम्बे ने कोलंबिया की यूनिवर्सिटी के साथ हाथ मिलाया है टू एस्टेब्लिश कोलंबिया आईआईटी बॉम्बे सेंटर ऑफ एक्सेलेंस। क्या बना रहे हैं? कोलंबिया आईआईटी बॉम्बे सेंटर ऑफ एआई, एक्सीलेंस नहीं है, सेंटर ऑफ एआई है। ठीक है, कोलंबिया आईआईटी बॉम्बे सेंटर ऑफ एआई, कोलंबिया आईआईटी बॉम्बे सेंटर ऑफ एआई बनाया जा रहा है, जिसके लिए अभी हाल ही में हाथ मिलाया आईआईटी बॉम्बे ने कोलंबिया के साथ। बात किसकी चल रही है? आईआईटी बॉम्बे की। किसके साथ हाथ मिलाया? कोलंबिया की यूनिवर्सिटी के साथ। मिलकर क्या बनाएंगे? कोलंबिया आईआईटी बॉम्बे सेंटर ऑफ एआई बनाएंगे। क्लियर हो गई बात? ठीक है,
आईआईटी बॉम्बे की बात चल रही है सर। आईआईटी बॉम्बे के बारे में और भी कुछ न्यूज़ है क्या? बिल्कुल है। आईआईटी बॉम्बे ने अभी हाल ही में एक और के साथ हाथ मिलाया है। किसके साथ? सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग एंड रिसर्च के साथ। तो यहाँ पर अभी आईआईटी बॉम्बे ने दो जगह हाथ मिलाकर बैठे हैं समीर के साथ। आईआईटी बॉम्बे ने, समीर की फुल फॉर्म क्या है? सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च के साथ हाथ मिलाया है समीर के साथ। दूसरा कोलंबिया के साथ आईआईटी बॉम्बे ने हाथ मिलाया है। ठीक है, दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। आईआईटी बॉम्बे ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी के साथ भी हाथ मिलाया, समीर के साथ भी हाथ मिलाया है। अब ये आईआईटीज की बात चल रही है, तो याद करो, मुझे ये बताओ कौन सी आईआईटी इंडिया की टॉप आईआईटी बनी थी? याद आ रहा है कुछ? ये आपको पढ़ाया था। अभी हाल ही में क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग आई, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग आई, जिसमें इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी कौन सी है? आईआईटी दिल्ली। जिसमें सबसे टॉप इंस्टीट्यूशन कौन सा बना है इंडिया का? आईआईटी दिल्ली। वर्ल्ड लेवल पर तो बहुत पीछे है, 123वें प्लेस पर है, लेकिन इंडिया में टॉप कौन सा है? आईआईटी दिल्ली। सेकंड पर आईआईटी बॉम्बे, थर्ड पर आईआईटी मद्रास। क्लियर? तो कौन सा इंडियन इंस्टीट्यूट क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप पर आया है इंडिया में? इंडिया में टॉप पर आया है आईआईटी बॉम्बे आया, सॉरी आईआईटी दिल्ली आया है। ठीक है, समझ गए? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी दिल्ली। लेकिन हाथ किस किस ने मिलाए हैं? आईआईटी बॉम्बे ने, एक तो कोलंबिया के साथ, एक तो समीर के साथ हाथ मिलाया आईआईटी बॉम्बे ने। लेकिन टॉप पर कौन आया है? आईआईटी दिल्ली आया है। क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप पर कौन आया है? आईआईटी दिल्ली आया है। कंफ्यूज तो नहीं? कोलंबिया और समीर के साथ हाथ मिलाया आईआईटी बॉम्बे ने, लेकिन टॉप कौन आया है? आईआईटी दिल्ली आया है। डन। चलिए अगले न्यूज पर चलते हैं। अगला न्यूज क्या आता है हमारा? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स, एम्स दिल्ली। एम्स दिल्ली ने अभी हाल ही में कैरिड आउट द कंट्रीज फर्स्ट, कंट्री की पहली रिमोट अल्ट्रासाउंड प्रोसीजर अंटार्कटिका में बनाई है। रिमोट अल्ट्रासाउंड प्रोसीजर। रिमोट अल्ट्रासाउंड पता होगा आप लोगों को कि अल्ट्रासाउंड दूसरी जगह पर हो रहा है, उसकी रिपोर्ट यहां पर आ रही है। तो ये देखिएगा, अंटार्कटिका रीजन के अंदर एम्स नई दिल्ली के डॉक्टर्स ने, एम्स नई दिल्ली के डॉक्टर्स ने एक कारनामा कर दिखाया। अल्ट्रासाउंड प्रोसीजर पहला पूरे इंडिया का पहला, ये दिख रहा है ना, कंट्री का पहला रिमोट अल्ट्रासाउंड। रिमोट मतलब तो पता ही है ना, इधर से उधर, जिसको आसानी से लेकर जा सकते हैं। ठीक है, आसानी से लेकर जा सकते हैं कि यहाँ पर रिमोट अल्ट्रासाउंड प्रोसीजर बनाया है किसने? एम्स, आईआईटी बार बार याद आ रहा है, एम्स दिल्ली ने। एम्स दिल्ली ने अभी हाल ही में ये बनाया है पहला रिमोट अल्ट्रासाउंड प्रोसीजर। पहला रिमोट अल्ट्रासाउंड प्रोसीजर किसने बनाया है? एम्स दिल्ली ने। उसके साथ साथ बात किसकी चल रही है? यहाँ पर आपको दिख रहा है एम्स की बात चल रही थी, एम्स की बात चल रही थी, तो एम्स के बारे में एक और देख लो न्यूज। एम्स नागपुर ने क्या किया है? एम्स नागपुर हैज रिसेंटली अवॉर्डेड, एम्स नागपुर को अभी हाल ही में अवार्ड मिला है फुल एक्रीडिएशन बाय द एनएबीएच। एनएबीएच क्या है? एक्रीडिएशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर। सिंपल बताऊं, जैसे कॉलेजेस में आप लोगों ने देखा होगा, अभी आप कॉलेजेस में एडमिशन ले रहे हैं तो आप देख रहे होगे उस कॉलेज की रेटिंग क्या है। A++ है ना, A+ है या B रेटिंग है, चेक कर रहे होगे। कोई भी कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले उसकी रेटिंग तो चेक कर रहे होगे। ठीक है, ये रेटिंग देता कौन है कॉलेजेस को? कॉलेजेस को रेटिंग देता है NAAC, नैक एक्रीडिएशन होती है कॉलेजेस की, कॉलेजेस की होती है नैक एक्रीडिएशन। और ये जो हमारा मेडिकल लाइन वाले होते हैं ना, एम्स जैसे, इनकी एक्रीडिएशन होती है NABH। ठीक है, इनको रेटिंग कौन देता है? नैब। जैसे कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज को, कॉलेज और यूनिवर्सिटी को रेटिंग देने के लिए होता है नैक, और ऐसे ही मेडिकल इंस्टीट्यूशन को रेटिंग देने के लिए होता है नैब, NABH। और अभी फुल रेटिंग मिली है किसको? एम्स नागपुर को। बस एम्स नागपुर को। और महाराष्ट्र का कह रहे हैं पहला ऐसा
एम्स बना है पहला ऐसा जो हेल्थ केयर हॉस्पिटल ऐसा बना है जिसको फुल रेटिंग मिली है नैब से। नैब के फुल फॉर्म नेशनल एक्रीडिएशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। नैब से फुल रेटिंग लेने वाला अभी महाराष्ट्र का कौन सा इंस्टीट्यूट बना है? एम्स नागपुर। क्या नाम है? एम्स नागपुर। क्लियर हो गई बात? चलिएगा, तो यहाँ पर दो बातें आपको किसके बारे में पता चली? एम्स दिल्ली के बारे में। एम्स दिल्ली ने पहला रिमोट अल्ट्रासाउंड प्रोसीजर बनाया है अंटार्कटिका में। और दूसरा, ठीक है, और दूसरा एम्स किसकी बात चल रही है? नागपुर की। तो एम्स नागपुर ने अभी हाल ही में उसको फुल रेटिंग मिली है NABH से। क्लियर? बात किसकी चल रही है? नागपुर। नागपुर तो महाराष्ट्र में है ना? बिल्कुल सर, महाराष्ट्र वही है ना जहाँ पर अभी इंडिया की पहली AI यूनिवर्सिटी बन रही है। महाराष्ट्र वही है ना जिसकी सरकार ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ हाथ मिलाया था। और महाराष्ट्र वही है ना जहाँ पर इंडिया का पहला भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एडवोकेट ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर खोला जा रहा है। ठीक है, इंडिया का पहला एडवोकेट को ट्रेनिंग देने के लिए एडवोकेट ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर खोला जा रहा है, वही महाराष्ट्र है। तो ये बातें आपको महाराष्ट्र के बारे में भी पता चल गई और एम्स के बारे में भी क्लियर हो गई। एम्स दिल्ली ने अल्ट्रासाउंड प्रोसीजर रिमोट वाला बना दिया अंटार्कटिका में। एम्स नागपुर को फुल रेटिंग मिली NABH की। महाराष्ट्र के अंदर पहली AI यूनिवर्सिटी। महाराष्ट्र ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ हाथ मिलाया साइबर क्राइम को रोकने के लिए। और महाराष्ट्र के अंदर इंडिया का पहला एडवोकेट ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर बनाया जा रहा है तालोजा, नवी मुंबई के अंदर। क्लियर? समझ गए? ये सारी बातें आप लोगों को क्लियर हैं। ये दो तीन बातें, ये वाला भी पुराना न्यूज़ है, ये भी पुराना न्यूज़ है, ये भी पुराना है। दो नए थे एम्स वाले। ठीक है, तभी कहता हूं कि पहले वाली न्यूज़ देख कर आओ, पहले वाली वीडियोस देख कर आओ, ताकि पुराने वाले सारे आपको पहले से ही याद हो। ठीक है, उसके बाद ही हम नई चीजों को और सीख सकें। क्लियर? चलिएगा, अगले न्यूज़ पर बात करते हैं। अगला न्यूज़ हमारा क्या आता है? अगला न्यूज़ आता है यूपी। चलो भाई यूपी में चलते हैं। ठीक है, तुम्हारे शहर यूपी में चलते हैं, तुम्हारे राज्य यूपी में चलते हैं। इंडियाज फर्स्ट, इंडिया का पहला नेशनल काउ कल्चर म्यूजियम। नेशनल काउ कल्चर म्यूजियम कहां पर बनाया जा रहा है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय वेटनरी साइंस यूनिवर्सिटी इन मथुरा यूपी में। ठीक है, मथुरा यूपी के अंदर क्या बन रहा है? इंडिया का पहला काउ कल्चर म्यूजियम। काउ कल्चर म्यूजियम, काउ कल्चर म्यूजियम बन का रहा है पंडित दीनदयाल उपाध्याय वेटनरी साइंस यूनिवर्सिटी मथुरा के अंदर। जो यूनिवर्सिटी है ये, जो दीनदयाल उपाध्याय वेटनरी साइंस यूनिवर्सिटी, वहां पर क्या बन रहा है? पहला काउ कल्चर म्यूजियम। इंडिया का पहला काउ कल्चर म्यूजियम। इंडिया का पहला काउ कल्चर म्यूजियम। याद रखिएगा, पहला कौन सा म्यूजियम है? काउ कल्चर म्यूजियम। बात किसकी चल रही है? सर यूपी के बारे में हमें क्या क्या याद है पुराने न्यूज़ में? सर यूपी के बारे में ये याद है, एक तो यूपी के अंदर बन रही है सर इंडिया की पहली फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी। इंडिया की पहली फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी। दूसरा सर हमें ये याद है, इंडिया के अंदर अभी इंडिया में यूपी में 72nd नेशनल वॉलीबॉल टूर्नामेंट हुआ है। वॉलीबॉल टूर्नामेंट, उसके साथ यूपी ने अपना अभी फाउंडेशन डे मनाया 24 जनवरी को। 24 जनवरी को यूपी का 77th फाउंडेशन डे अभी हाल ही में मनाया गया है। यूपी का पुराना नाम यूनाइटेड प्रोविंस हुआ करता था ब्रिटिश सरकार के टाइम पे, यूनाइटेड प्रोविंस, ये भी अभी पता चला है। और यूपी ने अभी पहली बार इंडिया का पहला ऐसा राज्य बना जिसने सेंट्रल गवर्नमेंट की नकल करते हुए अपना इकोनॉमिक सर्वे भी प्रेजेंट किया है। क्या प्रेजेंट किया है? इकोनॉमिक सर्वे। तो 1 2 3 4 न्यूज़ पुराने थे, एक ही नया था। इंडिया में पहला काउ कल्चर म्यूजियम यूपी में। इंडिया की पहली फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी यूपी गोरखपुर में। नेशनल वॉलीबॉल टूर्नामेंट यूपी वाराणसी में। यूपी का फाउंडेशन डे 24 जनवरी। यूपी का पुराना नाम यूनाइटेड प्रोविंस। और सेंट्रल गवर्नमेंट की तर्ज पर इंडिया का पहला स्टेट जिसने इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट किया। बताया था ना इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है?
ठीक है, जिसके अंदर प्रीवियस साल का रिकॉर्ड होता है कि पिछले साल इन्होंने क्या क्या किया। बजट में अगले साल का होता है और इकोनॉमिक सर्वे में पिछले साल का होता है। तो इकोनॉमिक सर्वे इंडिया का प्रेजेंट करने वाला पहला राज्य यूपी बना है। क्लियर, समझ गए? तो ये सारे पॉइंट किससे रिलेट कर रहे थे? यूपी 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 से। क्लियर, चलिएगा अगले न्यूज पर चलते हैं। अगला न्यूज हमारा क्या रिलेट करता है? यूनियन मिनिस्टर, होम मिनिस्टर एंड कॉर्पोरेशन मिनिस्टर अमित शाह। सभी को पता है हमारे कॉर्पोरेशन मिनिस्टर और होम मिनिस्टर कौन है? अमित शाह। इन्होंने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी बेस्ड पीडीएस सिस्टम शुरू कर दिया गांधीनगर गुजरात में। ये क्या है? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। तुम्हें याद है कि हमारे देश में ई रुपीज आया है? कौन सा रुपी है? ई रुपी। पहले बिटकॉइन चलते थे, बिटकॉइन की पता है ना? बिटकॉइन, डॉजे कॉइन, बहुत सारे चलते थे। क्रिप्टो करेंसी, भाई हमारे देश की सरकार ने भी निकाल दी डिजिटल करेंसी। आरबीआई ने निकाल दी डिजिटल करेंसी की। अब हमारे को ना तो कार्ड, कैश, किसी की जरूरत नहीं है, डिजिटल करेंसी चलेगी। डिजिटल करेंसी में लेन देन होगा। आरबीआई ने डिजिटल करेंसी बनाई जिसका नाम क्या रखा इन्होंने? ई रुपी। और दूसरा नाम है सीबीडीसी। क्या नाम है? सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। अब कह दिया कि सरकार को अगर आपको कोई पैसा देना है ना, तो सरकार आपके अकाउंट में कैश नहीं डालेगी, कैश नहीं डालेगी, ना ही यूपीआई करेगी, ना ही कैश डालेगी। आप डालेगी सीबीडीसी वाली ई रुपी डालेगी, और इस ई रुपी का यूज करते हुए तुम सामान खरीदोगे। अब ऑनलाइन रुपीज से ही सामान खरीदा जाएगा। सिंपल सी बात, राशन के डिपो पे सामान जो मिलता था वो कहता है सारा का सारा सिस्टम अब ई रुपी से कर दिया गया है। सब ई रुपी से कर दिया गया है। राशन के डिपो पे अब ई रुपी चला करेंगे। राशन के डिपो वो जो सरकार वाले होते हैं, सरकारी डिपो, अब ई रुपीज के थ्रू चला करेंगे। धीरे धीरे करके पूरे देश में देखना हर जगह पे ई रुपीज ही आएगा। ठीक है, जिस हिसाब से सिस्टम चल रहा है, ई रुपीज ही इंडिया के अंदर पूरा का पूरा हर जगह पे फैल जाएगा। अभी धीरे धीरे करके शुरू कर रहे हैं, और गुजरात ऐसा पहला राज्य बना है जिन्होंने ऐसा काम किया है। ठीक है, ई रुपी पीडीएस सिस्टम में लेकर आए। पीडीएस होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मतलब वो राशन बांटने वाला, सरकारी राशन बांटने वाला सिस्टम जो है। तो सरकारी राशन ई रुपीज के थ्रू ही मिलेगा। ऐसा करने वाला इंडिया का पहला स्टेट कौन सा बना है? गुजरात। कौन सा बना है? गुजरात बना है। तो याद रखो कि अब ई रुपीज के थ्रू ही सारा काम होगा। ई रुपीज के थ्रू ही ये गुजरात के अंदर पीडीएस सिस्टम के थ्रू राशन मिलेगा। सरकार को अगर पैसे देने हैं तो वो कैश में नहीं दे रही है, ई रुपीज उसके अकाउंटों में डाल रही है। ई रुपीज के थ्रू आप डील करो। ई रुपीज कैश में नहीं निकलेगा, याद रख लेना। ई रुपीज कैश में नहीं निकाल सकते वो। ठीक है, वो एक कूपन मनी होगी ना, एक टाइप की डिजिटल करेंसी हो गई। ठीक है, चलो, तो ये पता चल गया आप लोगों को सीबीडीसी ई रुपीज के बारे में। पहला राज्य जिसने ये शुरू किया है वो कौन है? हमारा गुजरात, पीडीएस सिस्टम में अपने। बात किसकी चल रही है सर? बात चल रही है गुजरात की। और गुजरात के बारे में अभी ये न्यूज़ आया था, रीन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में टॉप किसने किया है? पूरे ऑल ओवर इंडिया का 16.50%, 16.50% जो राज्य हमारे रीन्यूएबल एनर्जी का प्रोडक्शन कर रहा है वो कौन सा है? गुजरात है। तो रीन्यूएबल एनर्जी में टॉप किया, रीन्यूएबल एनर्जी के प्रोडक्शन में टॉप किया किसने? गुजरात ने। क्लियर हो गई बात? तो गुजरात के बारे में दो न्यूज हो गए। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी मतलब ई रुपीज को पीडीएस सिस्टम में लॉन्च करने वाला इंडिया का पहला राज्य गुजरात बना है। दूसरा पता चला है गुजरात ने टॉप किया किसमें? रीन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में गुजरात ने टॉप किया है। ठीक है, चलो, ये दो पॉइंट पता चले गुजरात के बारे में। आगे बात करते हैं, फ्लाइंग टैक्सी बन रही है आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास का जो इनक्यूबेटेड स्टार्टअप है जिसका नाम है ई प्लेन। ई प्लेन कंपनी ने अनाउंस किया, किसके साथ मिलकर? नेविडिया। नेविडिया बहुत ही मानी तानी कंपनी है, आप लोगों ने सुना होगा, चिप बनाती है, माइक्रो चिप्स बनाती है, बहुत सारे काम करती है नेविडिया। नेविडिया कंपनी के साथ मिलकर आईआईटी मद्रास ने अभी हाल ही में इंडिया की पहली इलेक्ट्रॉनिक एयर टैक्सी बना दी। इलेक्ट्रॉनिक एयर टैक्सी किसने? आईआईटी मद्रास। भाई आईआईटी मद्रास तो बहुत सारे काम कर रहा है। आईआईटी मद्रास ने अभी हाल ही में तीसरे नंबर पर आया था ना ये यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। पहले पर दिल्ली था, दूसरे पर बॉम्बे था और तीसरे पर मद्रास था।
ठीक है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। तो अभी आईआईटी मद्रास ने नवीडिया के साथ मिलकर अभी हाल ही में एक बनाई है क्या, पहली इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी, पहली इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी, हवा में उड़ने वाली इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी बनाई है। अब आप कहोगे सर एयर टैक्सीज तो पहले भी थी, भाई वो इलेक्ट्रिक नहीं थी, ठीक है। इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी जो बनाई है वो किसने बनाई है, आईआईटी मद्रास ने नवीडिया के साथ मिलकर। ओके चलो, अब बात किसकी चल रही है सर, आईआईटी मद्रास। और भी कुछ किया है इसने, अरे बहुत कुछ किया है। आईआईटी मद्रास ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन वुड एस्टेब्लिश फर्स्ट अप्लाइड एआई इनोवेशन सेंटर दुबई में लगा रहे हैं। फर्स्ट एआई इनोवेशन सेंटर दुबई के अंदर लगाया जा रहा है। दुबई के अंदर जो कमर सिटी है वहां पर लगाया जा रहा है आईआईटी मद्रास का पहला अप्लाइड एआई इनोवेशन सेंटर। और क्या किया सर आईआईटी मद्रास ने, आईआईटी मद्रास ने फिनलैंड की कंपनी, आईआईटी मद्रास ने पार्टनरशिप किया फिनलैंड के मेटेओरोलॉजिकल इंस्टीट्यूट के साथ, क्या एस्टेब्लिश करने के लिए, वायु एस्टेब्लिश करने के लिए। वायु एस्टेब्लिश करने के लिए, वायु है क्या, वायु का तो पता होना चाहिए है क्या, हमारे देश में जो ये होता है ना मौसम विज्ञान वाले, तो मौसम विज्ञान को जो मेटेओरोलॉजी होती है मौसम विज्ञान, तो मेटेओरोलॉजी को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मौसम के जो ये जो हम एस्टिमेशन लगाते हैं कि बारिश होने वाली है, सूखा पड़ने वाला है, या ये जो एस्टिमेशन आती है बाढ़ आने वाली है, ये एस्टिमेशन पावर को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये इन्होंने वायु बनाया है, ठीक है। वायु वर्चुअल रिसर्च सेंटर इन एरोसोल मेट्रोलॉजी इंटरेक्शन हिमालय एटमॉस्फेयर जो है ये स्पेसिफिकली किस पर्पस के लिए बनाया है तुम्हें पता चल गया है। तो फिनलैंड के मेटेओरोलॉजिकल इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर ये एस्टेब्लिश कर रहे हैं वायु, कौन, आईआईटी मद्रास। दूसरा हमें क्या पता चला, आईआईटी मद्रास दुबई के अंदर एक एआई इनोवेशन सेंटर लगाया है। तीसरा आईआईटी मद्रास ने नवीडिया के साथ मिलकर पहली इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी बनाई है, ठीक है। ये तीन बातें आईआईटी मद्रास के बारे में थी, ठीक है। मेटेओरोलॉजी का पता चल गया, ठीक है। मौसम विज्ञान, तो मेटेओरोलॉजी का डे भी याद रख लेना, 23 मार्च को होता है, ठीक है। वर्ल्ड मेटेओरोलॉजिकल डे कब होता है, 23 मार्च को, मौसम विज्ञान वाला। और इसका मेटेओरोलॉजी का एक वो भी है ना, क्या कहते हैं, इंस्टीट्यूट, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये मेटेओरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जनेवा स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पर है, जनेवा स्विट्जरलैंड में है। क्लियर, छोटी छोटी सी बातें ध्यान से अगर समझोगे तो चीज़ें याद रहेंगी, और याद भी ना रहे किसने कहा याद रखनी है। एग्जाम में ऑप्शन देखोगे ना, दो बार वीडियो देख लो, एग्जाम में ऑप्शन देखकर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन के आंसर आप सही लगा पाओगे, ठीक है। चलिएगा अगले न्यूज पर चलते हैं। अगला न्यूज आता है, कैबिनेट ने अप्रूव किया कंस्ट्रक्शन इंडिया का पहला अंडर वाटर ट्विन ट्यूब रोड कम रेल टनल। कहां पर, ब्रह्मपुत्र रिवर असम में। तो मतलब देखो ट्विन टनल ये आपको दिख रही होगी, ठीक है। एक साइड रोड है, एक साइड ट्रेन है, एक साइड रोड है, एक साइड ट्रेन है। ब्रह्मपुत्र रिवर पर इंडिया की पहली ट्विन ट्यूब टनल बनाई जा रही है, जो रोड कम रेल टनल होगी। इंडिया की पहली अंडर वाटर ट्विन ट्यूब रोड कम रेल टनल, इंडिया की पहली ट्विन ट्यूब अंडर वाटर रोड कम रेल टनल कहां पर बन रही है, ब्रह्मपुत्र रिवर आसाम, ब्रह्मपुत्र रिवर में आसाम में बनाई जा रही है, ठीक है। समझ गए। तो बात किसकी चल रही है, सर इंडियाज फर्स्ट, दोबारा रिवाइज कराऊं सारा, इंडियाज फर्स्ट, ठीक है। यहाँ पर देखो भाई, सर इंडिया का नहीं, ये तो वर्ल्ड का पहला आपने प्रीवियस क्लास में बताया था, वर्ल्ड का पहला हेल्थ केयर इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए आई लाइव कनेक्ट लॉन्च किया होम बेस्ड क्लिनिक मॉनिटरिंग, कि घर बैठे बैठे जो है वो डॉक्टर जांच कर लेगा पेशेंट्स की, बस ये डिवाइस लगाने पड़ेगी पेशेंट को, ठीक है। आई लाइव कनेक्ट वर्ल्ड का पहला डॉक्टर लीड एआई हेल्थ केयर इकोसिस्टम, ओके। ये आई लाइव कनेक्ट है, जिसको बनाया किसने है, राहुल, बहुत सारे थे, राहुल, विवेका, इन्होंने मिलकर बनाया है। चलो उसके बाद और इंडिया में पहला क्या हुआ, इंडिया का पहला ओपन सी मैरीन फिश फार्मिंग प्रोजेक्ट अंडमान निकोबार में। इंडिया का पहला एलएनजी डीजल ड्यूअल
फ्यूल। डेमो ट्रेन साबरमती अहमदाबाद में। इंडिया का पहला मेलेडी रोड, म्यूजिक वाला रोड। अगर नॉर्मल स्पीड में निकलोगे, इकोनॉमी स्पीड में आसानी से निकलोगे 70-80 की स्पीड में, तो आपके लिए जय हो का गाना बजेगा। इंडिया का पहला मेलेडी रोड मुंबई के अंदर। उसके साथ इंडिया की पहली क्वांटम टेक्नोलॉजी वैली कहाँ पर लगाई जा रही है? आंध्र प्रदेश के अमरावती रीजन में। इंडिया की पहली क्वांटम टेक्नोलॉजी वैली कहाँ पर? आंध्र प्रदेश के अमरावती में। इंडिया की पहली वुमेन टीटीई, नाम क्या है? सरिता याल्मो। इंडिया का सबसे यंगेस्ट मेल एनालॉग एस्ट्रोनॉट, नाम क्या है? आदित्य पांडे। क्या नाम है? आदित्य पांडे। क्लियर है? और उसके साथ साथ कंट्री की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर, कौन सी कंट्री की? जापान की। नाम क्या है? साने ताकीची। क्लियर है ये सारे? और उसके साथ साथ इंडिया की पहली ब्लाइंड वुमेन जज केरला के अंदर बनी है, जिनका नाम क्या है? फर्स्ट ब्लाइंड वुमेन जज, नाम क्या है? तान्या नाथन। क्या नाम है? तान्या नाथन। तो ये सारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो थे पुराने, एक था नया। ठीक है, तभी कहता हूँ प्रीवियस वाली रिकॉर्ड देख कर आया करो, ताकि अच्छे चीजें आप लोगों को बार बार रिवाइज होती रहे। ठीक है, पहली अंडर वाटर ट्विन ट्यूब रोड कम रेल टनल आसाम में। उसके साथ साथ लाइव कनेक्ट, वो जो बनाया था ना हेल्थ केयर वाला, ठीक है, घर बैठे बैठे डॉक्टर वहीं इलाज कर लेगा। उसके साथ साथ इंडिया का पहला ओपन सी मैरीन फिश फार्मिंग प्रोजेक्ट अंडमान निकोबार में। इंडिया की पहली एलएनजी डीजल डुअल फ्यूल डेमू ट्रेन साबरमती अहमदाबाद के अंदर। इंडिया का पहला मेलेडी रोड मुंबई में। इंडिया का पहला क्वांटम टेक्नोलॉजी वैली, ये कहाँ पर है? अमरावती के अंदर, आंध्र प्रदेश में। इंडिया की पहली वुमेन टीटीई सरिता याल्मो, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे में। और उसके साथ इंडिया का सबसे यंगेस्ट मेल एनालॉग एस्ट्रोनॉट आदित्य पांड्या। जापान की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी सानी ताकीची। और पहली केरला की पहली वुमेन ब्लाइंड वुमेन जज तान्या नाथन। ये सारी बातें आप लोगों को क्लियर हो गई हैं। ठीक है, हाँ भाई, समझ में आ रहा है? ठीक है, हर एक पॉइंट को इसलिए मैं आराम से बता रहा हूं ताकि सारी बातें आप लोगों को क्लियर हो जाए। ओके, पुराने वाले रिवाइज भी होते चले। चलो अगले न्यूज पर चलते हैं। अगला न्यूज आता है NHAI के बारे में। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने फर्स्ट ऑफ इन काइंड, पहली बार ऐसा इनिशिएटिव लिया है, पोलिनेटर और बी कॉरिडोर बनाए हैं नेशनल हाईवेज पर मधुमक्खियों के लिए। ठीक है, मधुमक्खियों के लिए जो अभी बनाए हैं, क्या बनाए हैं? पोलिनेटर और बी कॉरिडोर्स अभी हाल ही में बनाए गए हैं, ताकि जो हमारा एपीकल्चर होता है ना, एपीकल्चर पता ही है। एपीकल्चर मतलब जो हनी बीज होती हैं, हनी बीज को जो रखते हैं, ठीक है, पालते हैं, उसको बढ़ावा देने के लिए एपीकल्चर, तो उसको आगे बढ़ाया जा सके, इस पर्पस के लिए इंडिया के अंदर पहला अभी हाल ही में पॉलिनेटर और बी कॉरिडोर नेशनल हाईवेज के ऊपर बनाए जा रहे हैं। पॉलिनेटर और बी कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं। ठीक है, अब बात किसकी चल रही है? नेशनल हाईवे। सर ये नेशनल हाईवे यही होता है ना, आपने बताया था कि हमारे देश में जो रोड्स होते हैं, रोड्स को बनाने के लिए 2 ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक होता है NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और दूसरा होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और आपने बताए थे NHAI के तो जो चेयरमैन है उनका नाम संतोष कुमार यादव है, और BRO के कौन है? हरपाल सिंह। BRO के कौन है? हरपाल सिंह। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के हरपाल सिंह, NHAI के संतोष, और अभी हाल ही में बना है क्या? बी कॉरिडोर। क्लियर? चलो आगे बात करते हैं अगले न्यूज पर। एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइजेस के बारे में। इंडियन नेवी ने अभी हाल ही में मिलन विलेज का इनॉग्रेशन किया है। मिलन एक्सरसाइज होती है ना एक, सर मिलन एक्सरसाइज कौन से देश के साथ होती है? नहीं, ये स्पेसिफिकली किसी एक देश के साथ नहीं होती है, ये मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है। कैसी है? मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, मतलब बहुत सारे देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं।
ठीक है, चलो वो कह रहे हैं जैसे इसके अंदर ये देखो पार्टिसिपेशन फ्रॉम ओवर 70 कंट्रीज के अप्रोक्सीमेटली मिलन एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइमर जर्मनी, फिलीपींस, यूएई ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। बाय एनुअल 2 साल में एक बार होने वाली एक्सरसाइज है जिसका नाम क्या है, मिलन। कौन सी होती है, इंडियन नेवी की। इंडियन नेवी भी इसमें पार्टिसिपेट करती है, 70 से भी ज़्यादा देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अभी हाल ही में मिलन एक्सरसाइज के लिए अभी हाल ही में इंडियन नेवी ने मिलन विलेज का उद्घाटन किया। कहाँ पर, विशाखापट्टनम में। मिलन विलेज का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है, विशाखापट्टनम में, क्योंकि अभी यहाँ पर एक्सरसाइज मिलन 2026 की बात चल रही है, यहीं पर ही विशाखापट्टनम में हुई, जिस कारण से इन्होंने वहां पर मिलन विलेज का उद्घाटन कर दिया है। इंडियन नेवी ने किसका उद्घाटन कर दिया, मिलन विलेज का ही उद्घाटन कर दिया है। ठीक है, तो मिलन विलेज पता चल गया, मिलन एक्सरसाइज पता चल गई। सर मिलन के साथ साथ मालाबार के अंदर तो कंफ्यूज नहीं है सर, मालाबार में तो 4 देश आते हैं, इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया। इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 देशों की, ये भी मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है। ये तो 4 देशों की होती है मालाबार, लेकिन ये मिलन है 70 से ज़्यादा देशों की। ये अभी कहाँ पर हुई, विशाखापट्टनम के अंदर। क्लियर, समझ गए। चलो, और एक्सरसाइजेज के बारे में ये लिस्ट मैंने आपको पहले दे रखी है और हर एक एक्सरसाइज को समझा रखा है। गरुड़ वरुण शक्ति फ्रांस, गरुड़ शक्ति समुद्र शक्ति इंडोनेशिया, खंजर किर्गिस्तान, ठीक है, याद है ना, युद्ध अभ्यास यूएसए के साथ, नोमैडिक एलिफेंट, एलिफेंट गोल गोल मंगोलिया के साथ, संप्रीति बांग्लादेश के साथ, याद है ना। ये ट्रिक के थ्रू मैंने आपको याद करवा भी रखे हैं। इसकी अलग से भी वीडियो है, शायद एक शुभम सर से ले लीजिएगा, वो आपको भेज देंगे। ओके, एक्सरसाइज जरूर पढ़ के जाना, इंपॉर्टेंट होती है ये। आगे बात करते हैं, इंडिया और यूके ने अभी हाल ही में मिलकर एक विंड टास्क फोर्स बनाई है, विंड एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए। विंड एनर्जी पता है ना, अरे पता है ना विंड एनर्जी, ये भी तो रीन्यूएबल एनर्जी का टाइप है। जैसे सोलर एनर्जी है वैसे ही विंड एनर्जी है, ये सब किसका पार्ट है, रीन्यूएबल एनर्जी का। क्लियर है, तो यहाँ पर पता है विंड एनर्जी के लिए इंडिया ने किसके साथ हाथ मिलाया है, यूके के साथ। मिलकर इन्होंने इंडिया यूके ऑफशोर विंड टास्क फोर्स बनाई। ऑफशोर विंड टास्क फोर्स अभी हाल ही में बनाई है, किसने, इंडिया और यूके ने। सर यूके वही है ना जिसके साथ इंडिया की कोंकण एक्सरसाइज होती है और वज्र प्रहार भी होती है। वज्र प्रहार और कोंकण इंडिया की 2 एक्सरसाइज किसके साथ होती हैं, यूके के साथ। वज्र प्रहार और कोंकण, वज्र प्रहार कोंकण, वज्र प्रहार और कोंकण, सबका कण कण बजाकर रख दिया था यूके ने। कितने सारे देश उसके कब्जे में थे, हम भी, इंडिया भी, पता है ना। और वज्र इंद्र के पास वज्र होता है, तो उस समय उसके पास वज्र था, तो वज्र प्रहार और कोंकण यूके के साथ होती है। और अभी इंडिया ने यूके के साथ हाथ मिलाया ऑफशोर विंड टास्क फोर्स के लिए, ऑफशोर विंड टास्क फोर्स के लिए, विंड एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं अगले न्यूज़ पर। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आपको इसका वेन्यू याद रखना है। बायो एशिया समिट कहाँ पर हुई, बायो एशिया, समझ में ही आ रहा होगा। बायो एनर्जी को बूस्ट करने के लिए बायो एशिया समिट का 23rd एडिशन हैदराबाद तेलंगाना में हुआ, जिसका इनॉग्रेशन यहाँ पर सीएम ऑफ तेलंगाना के सीएम जिनका नाम रेवंत रेड्डी हैं, उन्होंने इसका उद्घाटन किया, जिसकी थीम क्या थी, टेक बायो अनलैस्ड एआई ऑटोमेशन एंड द बायोलॉजी रेवोल्यूशन। ठीक है, तो बायो एशिया समिट आपको वेन्यू याद रखना है, एग्जाम में पहले भी आया हुआ है। बायो एशिया समिट कहां पर हुई, आपके एग्जाम में आया हुआ है, याद रखिएगा। बायो एशिया समिट का वेन्यू आपको याद रखना है हैदराबाद। हैदराबाद मतलब सर हाईटेक सिटी, हाईटेक सिटी मतलब सिटी ऑफ निजाम, सिटी ऑफ निजाम, समझ गए ना। ठीक है, निजामों का शहर हैदराबाद, सिटी ऑफ नवाब नहीं है, वो तो लखनऊ है आपका। ये क्या है, सिटी ऑफ निज़ाम, हैदराबाद। हैदराबाद हाईटेक सिटी, वहाँ पर बायो एशिया समिट हुई। कौन सी समिट हुई, बायो एशिया समिट। क्लियर, चलो उसके साथ इंडिया ने अभी हाल ही में मालदीव्स को गिफ्ट किया, पैसा बहुत है हमारे पास। ठीक है, इंडिया ने मालदीव्स को गिफ्ट किया एक हाई स्पीड फेरी, ये फेरी है
ठीक है, पानी में चलने वाली हाई स्पीड फेरी टू लॉन्च न्यू ट्रांसपोर्ट लिंक एस्टेब्लिश करने के लिए, नए ट्रांसपोर्ट लिंक एस्टेब्लिश करने के लिए इंडिया ने गिफ्ट की है मालदीव्स को एक फेरी। इंडिया ने मालदीव्स को एक फेरी गिफ्ट की है। मालदीव्स वही है जिसके साथ इंडिया की इक्वेरिन एक्सरसाइज होती है। कौन सी एक्सरसाइज होती है? इक्वेरिन। इक्वेरिन किसके साथ होती है? मालदीव्स के साथ। इक्वेरिन को इंडिया ने गिफ्ट की एक हाई स्पीड फेरी, एक हाई स्पीड फेरी गिफ्ट की है, ठीक है, मालदीव्स को। मालदीव्स जिसकी कैपिटल माले है, ठीक है, समझ गए? चलिएगा आगे बात करते हैं अगले न्यूज़ पर। अभी हमारा देश का जो एग्रीकल्चर और प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में आती है, उन्होंने 0.5 मीट्रिक टन जीआई टैग मिले हुए सालेम सागो होता है साबूदाना, व्रत में खाते हैं ना साबूदाना, इसको जीआई टैग मिला हुआ है। तमिलनाडु के साबूदाने को जीआई टैग मिला हुआ है, और ये तमिलनाडु से अभी हाल ही में कनाडा एक्सपोर्ट हुआ है। तमिलनाडु का साबूदाना है, कहाँ पर एक्सपोर्ट हुआ है? कनाडा। याद करो, तमिलनाडु का साबूदाना कनाडा एक्सपोर्ट हुआ है। तमिलनाडु का साबूदाना कनाडा एक्सपोर्ट हुआ है। वो साबूदाना जिसको जीआई टैग मिला हुआ है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, उस जगह की पहचान, ठीक है। तमिलनाडु का साबूदाना कहाँ एक्सपोर्ट हुआ? अभी कनाडा में एक्सपोर्ट हुआ है। क्लियर हो गई बात? तमिलनाडु की बात चल रही है, तो तमिलनाडु के बारे में तो सर बहुत सारी बातें हैं। तमिलनाडु को अभी हाल ही में नेशनल अवार्ड मिला था वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट में। तमिलनाडु की सुप्रिया साहू को अभी हाल ही में अवार्ड मिला था चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड। उसके साथ साथ स्क्वैश वर्ल्ड कप तमिलनाडु के अंदर हुआ था। उसके साथ साथ तमिलनाडु ने अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशन वुमेन के साथ हाथ मिलाया है जेंडर इक्वालिटी, वुमेन्स को बढ़ावा देने के लिए। और अभी हाल ही में इंटरनेशनल लेदर फेयर भी तमिलनाडु के अंदर ही हुआ था। उसके साथ साथ अभी तमिलनाडु के अंदर जो चिदम्बरम पोर्ट है, चिदम्बरम पोर्ट जो है वो पहला पोर्ट बना था इंडिया में जिसने एंटी ड्रोन सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया था। एंटी ड्रोन सिस्टम 1 2 3 4 5 6 न्यूज़ पुराने, एक नया। तमिलनाडु का साबूदाना कनाडा गया है, ठीक है। तमिलनाडु का जीआई टैग वाला साबूदाना कनाडा एक्सपोर्ट हुआ है, ये तो था नया। दूसरा सब पुराने, 6 न्यूज़ पुराने। तमिलनाडु को नेशनल अवार्ड मिला है वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट में। तमिलनाडु की सुप्रिया साहू को जो चीफ सेक्रेटरी हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं, उनको चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड मिला यूनाइटेड नेशन से। तमिलनाडु के अंदर स्क्वैश वर्ल्ड कप हुआ चेन्नई में। तमिलनाडु की सरकार ने यूनाइटेड नेशन वुमेन्स के साथ वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हाथ मिलाया। इंटरनेशनल लेदर फेयर चेन्नई तमिलनाडु के अंदर हुआ, और तमिलनाडु का चिदम्बरम पोर्ट इंडिया का पहला ऐसा पोर्ट बना है जिसने एंटी ड्रोन सिस्टम, एडवांस एंटी ड्रोन सिस्टम को लॉन्च किया है। क्लियर? समझ गए? तो ये सारी बातें तमिलनाडु के बारे में थी ना। चलिएगा अगले न्यूज पर चलते हैं। अगला न्यूज आता है इंडिया और केनिया के बीच में पार्टनरशिप हुई है डीजी लॉकर पायलट प्रोजेक्ट के लिए। डीजी लॉकर के थ्रू केनिया में भी अब सारे डॉक्यूमेंट स्कैन हो पाएंगे। हमारा डीजी लॉकर केनिया को एक्सेस दे दिया है कि वो वेरिफिकेशन कर ले, अपना डाटा स्टोरेज रख ले, सब कुछ। मतलब केनिया के लोग भी हमारा डीजी लॉकर यूज़ कर पाएंगे। नई दिल्ली के अंदर एनेबल सिक्योर डिजिटल स्टोरेज और वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट करवाने के लिए अभी हाल ही में ये इंडिया ने किसके साथ हाथ मिलाया है? केनिया। क्या नाम है? केनिया के साथ हाथ मिलाया है डीजी लॉकर के लिए। डीजी लॉकर से आप वो अपनी +2 की अभी डीएमसी डाउनलोड करोगे, है ना, सारा कुछ डीजी लॉकर से डाउनलोड करोगे। तो डीजी लॉकर के लिए अभी हाल ही में इंडिया ने केनिया के साथ हाथ मिलाया है। केनिया की बात चल रही है, कैपिटल नैरोबी है, करेंसी शिलिंग है। करेंसी क्या है? शिलिंग करेंसी है, नैरोबी कैपिटल है, और डिजिटल लॉकर के लिए केनिया और इंडिया के साथ अभी पार्टनरशिप साइन हुई है। ओके, एट द इन्विटेशन दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इन्विटेशन दिया फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन को। इंडिया में भी आ गए। ये उनकी प्रेसिडेंट की मैक्रोन की चौथी विजिट थी, और चौथी विजिट में यहाँ पर अभी आए कौन? इमैनुअल मैक्रोन, फ्रांस के।
फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन इंडिया में आए, बहुत सारी चीज़ों पर इन्होंने एग्रीमेंट साइन किए, प्रेसिडेंट मैक्रोन किए, 4th विजिट थी, मोदी जी के साथ खाना खाया, रहे, सब कुछ हुआ और बात चल रही है, ठीक है। इतने सारे एग्रीमेंट पर साइन हुए, ठीक है, बहुत सारे एग्रीमेंट पर साइन हुए। प्रेसिडेंट मैक्रोन एक्सटेंडेड द इन्विटेशन, ठीक है, ऑफ नरेंद्र मोदी टू पार्टिसिपेट, और यहाँ पर मैक्रोन ने यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी का G7 समिट में देखो क्या लिखा है यहाँ पर, प्रेसिडेंट मैक्रोन एक्सटेंडेड एन इन्विटेशन टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू पार्टिसिपेट इन G7 समिट होस्टेड बाय फ्रांस। तो यहाँ पर ये कह के गए, आओ भाई G7 समिट में भी आ जाना मोदी जी, भाई हमने इनवाइट किया है, तो मोदी जी को ये भी इनवाइट करके चले गए। आया तो हुआ ही हूँ तुम्हारे घर, तो इनविटेशन देता जाता हूँ कि फ्रांस के अंदर 2026 में G7 समिट होनी है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, G7 समिट 2026 कहाँ पर होनी है? आपका आंसर है फ्रांस, जिसको अटेंड करने के लिए इनविटेशन आ चुका है नरेंद्र मोदी जी को, ठीक है भाइयों और बहनों, इनविटेशन आ चुका है G7 समिट का मेरे पास, ये दिख रहे हैं नरेंद्र मोदी जी अभी भाषण में बोलेंगे किसी ना किसी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता चल रहा है G7 समिट का इनविटेशन फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन ने इनको दे दिया है। कहाँ पर होनी है? मेन वेन्यू आपको याद रखना है, G7 समिट 2026 फ्रांस। ओके चलो, AI की बात चल रही है। नरेंद्र मोदी जी ने 2nd इंडिया AI इम्पैक्ट एक्सपो का उद्घाटन भारत मंडपम में किया है, जिसका थीम यहाँ पर कह रहे हैं, जिसके अंदर 3 फाउंडेशन सूत्र थे, पीपल प्लैनेट एंड प्रोग्रेस, पीपल प्लैनेट एंड प्रोग्रेस। तो आपको याद रखना है इंडिया AI समिट कहाँ पर हुई? इंडिया AI समिट नई दिल्ली के अंदर भारत मंडपम में, ठीक है। भारत मंडपम में इंडिया AI इम्पैक्ट एक्सपो 2026 हुआ है, ठीक है। मोस्टली दिल्ली में ही होते हैं। अब AI की मैंने आपको बात की, तो AI पे ये 3 पिलर्स इन्होंने बनाए, पीपल प्लैनेट प्रोग्रेस, 7 चक्र इन्होंने बनाए, याद रखना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। AI की बात चल रही है, AI के बारे में पुराने पॉइंट, 2025 को ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने 2025 को ईयर ऑफ AI डिक्लेयर किया था। AI यूनिवर्सिटी अभी बताया महाराष्ट्र में बन रही है, AI सिटी लखनऊ यूपी के अंदर बनाई जा रही है, और इंडिया AI इम्पैक्ट समिट, इंडिया AI इम्पैक्ट समिट कहाँ पर हुई थी, कहाँ पर हुई है, ये मैंने अभी अभी आपको बताया है। इंडिया AI इम्पैक्ट समिट कहाँ पर हुई है, ये वही न्यूज़ है, सेम ही है, ठीक है, नई दिल्ली के अंदर भारत मंडपम में। तो ये सारा आपको AI के बारे में पता चल गया। इंडिया AI इम्पैक्ट समिट नई दिल्ली के अंदर, जिसके 3 पिलर, पीपल प्लैनेट प्रोग्रेस, 7 चक्र हैं। AICTE ने, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने 2025 को ईयर ऑफ AI डिक्लेयर किया था। AI यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र में, AI सिटी लखनऊ में बन रही है, ठीक है। चलो आगे, और AI में इंडिया और जापान ने भी एग्रीमेंट साइन किया है। AI के फील्ड में ये तो करती रहते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दो। चलो आगे बात कर लेते हैं केरला के बारे में। केरला इंडिया का पहला स्टेट बना टू फ्रेम अ कॉम्प्रिहेंसिव अर्बन पॉलिसी को बनाने वाला, डेवलपमेंट रोड मैप रैपिडली टुवर्ड द अर्बन फ्यूचर। केरला टू फ्रेम द कंट्रीज फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव अर्बन पॉलिसी। अर्बन पॉलिसी को, अर्बन पॉलिसी समझ गए ना, अर्बन मतलब शहरी, पॉलिसी, केरला का जो विजन केरला 2050 का है कि केरला को स्मार्ट सिटीज, केरला के सारे शहर 2050 तक स्मार्ट सिटी और स्मार्ट टाउन बना देंगे, ठीक है, जिसके तहत केरला ने अभी हाल ही में कॉम्प्रिहेंसिव ग्राफीन पॉलिसी, कॉम्प्रिहेंसिव अर्बन पॉलिसी को लॉन्च किया है। किसने? केरला ने। तो अर्बन पॉलिसी को लॉन्च करने वाला, अर्बन पॉलिसी होती है जब सारे के सारे शहर क्या बना दें, स्मार्ट सिटी स्मार्ट टाउन बना दें, ठीक है, 2050 तक। उसके लिए अभी हाल ही में इन्होंने लॉन्च की है अर्बन पॉलिसी। केरला याद आ रहा है? केरला के अंदर इंडिया का पहला जेनजी पोस्ट ऑफिस, ठीक है सर। केरला के अंदर इंडिया का पहला पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी, कहाँ पर? कलपेटा वायनाड में। केरला कोची के अंदर जो एयरपोर्ट है, कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहाँ पर इंडिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली बसें पैसेंजर के लिए चली। और ये तो अभी भी पढ़ाया है, केरला की पहली ब्लाइंड वुमेन जज तान्या नाथन। और केरला के अंदर स्त्री सुरक्षा योजना की शुरुआत की गई। स्त्री सुरक्षा योजना केरला
पहली पहली ब्लाइंड वुमेन जज तान्या नाथन। इंडिया में केरला में कोची एयरपोर्ट पर पहली हाइड्रोजन पावर्ड बस चलाई गई हैं। उसके साथ साथ पहला पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी कलपेटा वायनाड में, पहला जंजी पोस्ट ऑफिस केरला सीएमएस कॉलेज कोटायम में, और कॉम्प्रिहेंसिव अर्बन पॉलिसी को लॉन्च किया पहला किसने इंडिया में? केरला ने। ठीक है, ये सब केरला के थे। थके तो नहीं? ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। दिल्ली गवर्नमेंट ने अटल कैंटीन शुरू करी थी अभी, और इन्होंने शुरू करे सीएम श्री स्कूल। मोदी जी ने शुरू करे पीएम श्री तो पता है ना, स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। इन्होंने कहा पीएम श्री नहीं, हम शुरू करते हैं सीएम श्री, चीफ मिनिस्टर। ये प्राइम मिनिस्टर श्री स्कूल थे, ये तो मोदी जी के थे। ठीक है, मतलब सेंटर गवर्नमेंट के थे। ये अभी दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या शुरू कर दिया? सीएम श्री स्कूल। ठीक है, हर एक स्कूल को एआई ड्राइवन कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन मॉडल पर लाने के लिए, ठीक है, एआई ड्राइवन कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन मॉडल पर लाने के लिए सीएम श्री स्कूल की शुरुआत किसने करी है? दिल्ली ने। याद रखो, दिल्ली, सीएम श्री स्कूल। आगे बढ़ते हैं पासपोर्ट्स के बारे में। पासपोर्ट की बात क्या चल रही है? पासपोर्ट सर मिलने के बाद जब हम किसी कंट्री में जाते हैं तो वीज़ा की फुल फॉर्म क्या होती है? विजिटर इंटरनेशनल स्टे एडमिशन। विजिटर इंटरनेशनल स्टे एडमिशन। ठीक है, चलो अब पासपोर्ट की बात चल रही है। कौन सी कंट्री का पासपोर्ट सबसे स्ट्रांग है? स्ट्रांग कहने का मतलब क्या है? यहाँ से पकड़ो, खींच के देखो फटता है या नहीं। जिसका पासपोर्ट फट गया वो कमजोर है, जिसका पासपोर्ट नहीं फटा वो मजबूत है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? नहीं, बिल्कुल गलत। ऐसा तो स्ट्रांग का मतलब ये नहीं है फाड़ने का कोई सिस्टम नहीं है। ठीक है, स्ट्रांग पासपोर्ट होने का मतलब क्या है? स्ट्रांग पासपोर्ट होने का मतलब है कि उस कंट्री के पासपोर्ट से आप कितनी कंट्रीज में बिना वीजा लगवाए जा सकते हैं, मतलब बिना प्रायर वीजा लगवाए जा सकते हैं। वहां पर जाकर आप उस कंट्री में पहुंच जाओ, वहीं पर ही एयरपोर्ट पर बस आपको वीजा ऑन अराइवल मिल जाएगा। वीजा ऑन अराइवल, आने के बाद वीजा ऑन अराइवल मिल जाएगा। ठीक है, जिस कंट्री में वीजा ऑन अराइवल, जिस कंट्री के पासपोर्ट के साथ वीजा ऑन अराइवल बहुत ज्यादा है, सबसे ज्यादा है, वो कंट्री का पासपोर्ट सबसे स्ट्रांग होता है। और जिसमें कम है उसका पासपोर्ट उतना स्ट्रांग नहीं होता है। ठीक है, चलो उस बिहाफ पर बात करते हैं। अभी हाल ही में एक हैनले पासपोर्ट इंडेक्स की रैंकिंग आई, जिसमें कहा कि इंडिया का पासपोर्ट पूरे वर्ल्ड में 75th प्लेस पर है। 75th प्लेस पर है इंडिया का पासपोर्ट। क्यों? क्योंकि इंडिया के पासपोर्ट से 56 कंट्री में आप वीजा ऑन अराइवल ले सकते हैं। 56 कंट्री में। तो सबसे स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट किसका है? सिंगापुर का। क्योंकि सिंगापुर का पासपोर्ट अगर किसी के पास है तो वो 192 कंट्रीज में वो वीजा ऑन अराइवल ले सकता है। जिसके पास सिंगापुर का पासपोर्ट है, तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट कौन सी कंट्री का है? सिंगापुर का। इंडिया का कौन से प्लेस पर है? 75। क्योंकि इंडिया के 75 पोजीशन होने का मतलब क्या है कि इंडिया के पासपोर्ट से आप 56 कंट्री में वीजा ऑन अराइवल, मतलब आपको वीजा लगवाने की जरूरत नहीं। जैसे बांग्लादेश है, वीजा लगवाने की जरूरत नहीं है। नेपाल है, वीजा लगवाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको पहले वहीं जाकर ही वीजा उसी समय लगा के दे देंगे, आप पहुंच जाओगे, उसके बाद वीजा मिल जाएगा। कोई यही लंबी चौड़ी बात। लेकिन अगर सिंगापुर का पासपोर्ट है ना, तो 192 कंट्री में बिना वीजा लगवाए वहीं पर ही स्टैंप लग जाएगी और आपको वीजा अप्रूव हो जाएगा। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट सिंगापुर का है। सबसे कमजोर अफगानिस्तान का है। सबसे कमजोर पासपोर्ट अफगानिस्तान का है, स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट सिंगापुर का है। इंडिया का पासपोर्ट 75th प्लेस पर आता है। इंडिया का पासपोर्ट 75th प्लेस पर आता है। ये रैंकिंग दी किसने है? हैनले पासपोर्ट इंडेक्स। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार। क्लियर? पासपोर्ट कितने टाइप के होते हैं पढ़ाया ना ये सर? पासपोर्ट 3 टाइप के होते हैं।
एक तो होता है ये हमारा नेवी ब्लू पासपोर्ट जो आप और मेरे जैसे लोगों का होता है, नॉर्मल लोगों का। एक होता है वाइट पासपोर्ट। वाइट पासपोर्ट किसका होता है? जो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं इंडिया को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, इंडियन गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स एंड ऑफिशियल्स। और ये होता है मैरून पासपोर्ट डिप्लोमेट्स का। वो एम्बेसडर बुस्टर्स होते हैं ना, एम्बेसी में रहते हैं जो एम्बेसडर्स। आप लोगों ने वो मूवी देखी होगी पीके, उसमें वो एम्बेसडर था ना, ठीक है। एम्बेसडर्स का होता है हमारा कौन सा? मैरून पासपोर्ट। और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का होता है हमारा कौन सा? वो होता है वाइट पासपोर्ट। और हमारा नॉर्मल लोगों का ब्लू पासपोर्ट, नेवी ब्लू पासपोर्ट। इसका फ़र्क क्या होता है? यहाँ पर लाइनों में लगने की जरूरत नहीं पड़ती, ये वाले पासपोर्ट के थ्रू अगर होगा किसी का तो, ठीक है। इसमें थोड़ा सा हम लगते हैं लाइनों में, लेकिन यहाँ पर तो भाई सबसे पहले इनको एंट्री मिलती है, ठीक है। और इनका वीज़ा भी बहुत जल्दी लग जाता है। चलो अगले न्यूज़ पर चलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने योजना शुरू करी पीएम राहत। पीएम राहत, प्राइम मिनिस्टर अप्रूव द लॉन्च ऑफ पीएम राहत। राहत की फुल फॉर्म है रोड एक्सीडेंट विक्टिम हॉस्पिटलाइजेशन एंड एश्योर्ड ट्रीटमेंट स्कीम, ठीक है। राहत ये इंपॉर्टेंट योजना है। पीएम राहत किसके लिए? रोड एक्सीडेंट के लिए। रोड एक्सीडेंट अगर हो जाता है तो उस समय 112 पे फ़ोन करो। गोल्डन आवर्स में, मतलब मिनटों में एम्बुलेंस आपके पास आएगी। उसके साथ साथ वहाँ पर जो भी रोड एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, कैशलेस ट्रीटमेंट होगा 1.5 लाख रुपए तक का पर विक्टिम का। 7 डेज़ के अंदर अंदर सारा का सारा सेटलमेंट हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पर आपको पता चल रहा है पीएम राहत योजना एक इंश्योरेंस फॉर रोड एक्सीडेंट्स है। इंश्योरेंस फॉर रोड एक्सीडेंट है तो पीएम राहत, राहत की फुल फॉर्म क्या है? रोड एक्सीडेंट विक्टिम हॉस्पिटलाइजेशन एंड एश्योर्ड ट्रीटमेंट। नंबर क्या है? 112 इमरजेंसी नंबर, ठीक है। पीएम राहत, राहत की फुल फॉर्म है रोड एक्सीडेंट विक्टिम हॉस्पिटलाइजेशन एंड एश्योर्ड ट्रीटमेंट, ठीक है। चलो आगे बात कर लेते हैं। एफसीआई, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ हाथ मिलाया। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? रोम। भाई फूड वालों का हेडक्वार्टर, फूड तो हमारे रोम रोम में बसता है, ठीक है, याद करो रोम। ऐसे ही हमारा फूड वाला फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है? रोम में। ऐसे ही वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? रोम में। फूड वालों का हेडक्वार्टर तो सर रोम में मिलता है क्योंकि फूड हमारे रोम रोम में बसता है, खाना है ना। चलो हाथ मिलाया है हमने WFP के साथ। FCI ने किस पर्पस के लिए? सप्लाई करेंगे, चावल की सप्लाई करेंगे ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशंस के लिए। जिस भी देश के अंदर मतलब सूखा पड़ेगा, बाढ़ आएगा, तो WFP जो है ना ये वहाँ पर सामान पहुँचाता है। तो हमने कहा कोई बात नहीं, हम भी आपको सामान देंगे। हमारा 2800 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से इनको 2 लाख मीट्रिक टन चावल दिया। अभी हमने 2 लाख मीट्रिक टन चावल दिया है। किसको चावल दिया है? WFP को। ये संभाल कर रखेंगे चावल, और जिस भी कंट्री में बाद में ज़रूरत पड़ेगी तो भाई भेज देंगे। फ्री में नहीं दिया, कहीं सोच लो फ्री में चावल दिया है। 2800 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से 2 लाख मीट्रिक टन का चावल हमने यहाँ पर दिया है। किसको? WFP को। WFP जिसका हेडक्वार्टर रोम इटली में है। कहाँ पर है? रोम इटली में, ठीक है। इसको FCI ने चावल देने का वादा कर दिया है। आगे बात करते हैं। BBC, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के अनुसार इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर कौन बनी है? इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, याद रखो, इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड दिए गए वर्ल्ड कप वाली जो हमारी स्मृति मंधाना है। स्मृति मंधाना BBC इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर बनी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्मृति मंधाना बनी है कौन? BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर। और BBC एमर्जिंग प्लेयर में बनी है दिव्या देशमुख। क्या नाम है? दिव्या देशमुख, जो ये चेस खेलती है दिव्या देशमुख, ठीक है। चलो तो ये पता चल चुका है। और प्रीति बनी है पैरा स्पोर्ट्स वुमेन। पैरा स्पोर्ट्स वुमेन वो दिव्यांग, समझते हैं ना,
दिव्यांगों में टॉप किसने किया है इंडिया में? स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर बनी है प्रीति पाल, ठीक है। एमर्जिंग प्लेयर बनी है दिव्या देशमुख, लेकिन इनका नाम तो, स्मृति मंधाना का नाम तो याद रखना ही रखना है। स्मृति मंधाना बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, बीबीसी मतलब ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन, उसके अनुसार इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर स्मृति मंधाना। क्या नाम है? स्मृति मंधाना, ठीक है। आगे बात करते हैं हमारा आईसीआई तो सुना ना, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, सीए। कईयों का सपना होगा सीए बनने का, तो सीए को ट्रेंड कौन करता है, कौन लेता है पेपर? आईसीएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। 1948 में बना था 1 जुलाई को, जिस कारण से 1 जुलाई को कौन सा डे होता है? सीए डे, चार्टर्ड अकाउंटेंट डे। सर 1 जुलाई को तो डॉक्टर डे भी होता है, बिल्कुल याद रखो, डॉक्टर डे, डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय का बर्थ एनिवर्सरी इस दिन होती है, जिस कारण से डॉक्टर डे, सीए डे, और जीएसटी डे भी होता है ना इस दिन। जीएसटी डे कब होता है? 1 जुलाई को। इन सारे डेज याद रखने हैं। 1 जुलाई को जीएसटी डे, डॉक्टर डे, सीए डे, डॉक्टर डे, सीए डे, जीएसटी डे, डॉक्टर डे, सीए डे, जीएसटी डे कब होता है? 1 जुलाई को। 1 जुलाई को होता है। तो आईसीआई की बात चल रही थी। आईसीआई के अभी हाल ही में प्रेसिडेंट बने हैं प्रसन्ना कुमार। आईसीआई के प्रेसिडेंट कौन बने हैं? प्रसन्ना कुमार, प्रसन्न रहते हैं सीए करके, प्रसन्ना कुमार। प्रसन्ना कुमार आईसीआई के क्या बने हैं? अभी हाल ही में प्रेसिडेंट बने हैं, ठीक है। उसके बाद गुजरात के अंदर एक गिफ्ट सिटी है हमारे देश में, फॉरेन में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए अलग अलग फाइनेंशियल टेक्नोलॉजिकल सेंटर बना रहे हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक्नोलॉजिकल सेंटर बना रहे हैं। जैसे गुजरात के अंदर एक जगह गिफ्ट सिटी बना रखी है, ताकि हमारा पैसा बाहर लगा सके, हम लोग पैसा अपना बाहर भी लगा सकें। ऐसे ऐसे इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर बना रहे हैं। गिफ्ट सिटी के चेयरमैन बनाया गया है अभी हाल ही में, किसको? ये बनाया गया है, देखो अभी उदय कोटक को। क्या नाम है? उदय कोटक। उदय कोटक को गिफ्ट सिटी का अभी हाल ही में चेयरमैन बनाया गया है, ठीक है। याद रखना चाहो तो रख लो, बस इतना से याद रखना है। गिफ्ट सिटी का चेयरमैन कौन बना है? गिफ्ट सिटी गुजरात में है। गिफ्ट की फुल फॉर्म गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक्नोलॉजिकल सिटी है। डीप में जाओगे तो मर्जी आपकी, गिफ्ट सिटी जरूर याद रखना है। गिफ्ट सिटी का चेयरमैन उदय कोटक, उदय कोटक, ओके। उसके बाद बांग्लादेश के अभी हाल ही में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के चेयरमैन तारिक रहमान, तारिक रहमान बांग्लादेश के नए प्राइम मिनिस्टर बने। बांग्लादेश के साथ कौन सी एक्सरसाइज होती है सर? संप्रीति, हमारी संप्रीति, प्रीति बहुत अच्छी है बांग्लादेश के साथ, तो बांग्लादेश के साथ संप्रीति एक्सरसाइज होती है। तारिक रहमान बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर बने, तारिक रहमान, तारिक रहमान बांग्लादेश के क्या बने हैं? प्राइम मिनिस्टर बने हैं, ठीक है। और ग्रैंड फादर ऑफ इंटरनेट की डेथ हो गई। ग्रैंड फादर, इंटरनेट का दादा, इंटरनेट का दादा जिनका नाम क्या? डेविड जे फार्बर, डेविड जे फार्बर, इनकी अभी हाल ही में डेथ हो गई। डेविड जे फार्बर ग्रैंड फादर ऑफ इंटरनेट। सर फादर ऑफ इंटरनेट तो हमें पता है विंटन सर्फ, फादर ऑफ इंटरनेट कौन है? विंट सर्फ भी बोलते हैं, विंट सर्फ फादर ऑफ इंटरनेट है, लेकिन ग्रैंड फादर ऑफ इंटरनेट डेविड फार्बर, डेविड फार्बर, डेविड फार्बर इनकी डेथ हो गई है अभी, ठीक है। उसके साथ साथ अफगानिस्तान के कैप्टन राशिद खान अभी हाल ही में फर्स्ट बॉलर ऐसे ऐसे बने हैं हिस्ट्री में जिन्होंने 700 T20 विकेट ली, 700 T20 विकेट ड्यूरिंग द आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 के अंदर। अभी जो यहाँ पर पता चल रहा है अगेंस्ट द यूएई के खिलाफ, ठीक है, अगेंस्ट द यूएई अफगानिस्तान के कैप्टन बने हैं पहले बॉलर 700 T20 विकेट लेने वाले। 700 T20 विकेट लेने वाले कौन बने हैं? राशिद खान, अफगानिस्तान के राशिद खान 700 T20 विकेट लेने वाले, ठीक है, राशिद खान बने हैं। उसके साथ साथ मैग्नस कार्लसन, मैग्नस कार्लसन, सर मैग्नस कार्लसन की बात चल रही है। मैग्नस कार्लसन वो जो चेस खेलते हैं, ग्रैंड मास्टर है वर्ल्ड के सबसे नंबर वन पे इन्होंने अभी हाल ही में फाइड फ्री स्टाइल चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है, जो जर्मनी में हुई थी, ठीक है, जर्मनी में हुई थी। मैग्नस कार्लसन ने फाइड फ्री स्टाइल चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है। मैग्नस कार्लसन चेस इंडिया के विश्वनाथन आनंद हैं, ठीक है, आर परागनंदा हैं,
याद आ रहा है ना। तो अभी मैग्नस कार्लसन ने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है फ्री स्टाइल चेस फाइड की। फाइड क्या है ये सर? फाइड तो वो है ना चेस को कंडक्ट कराने की अथॉरिटी, जैसे फीफा फुटबॉल की है, आईसीसी क्रिकेट की है, फाइड जो है वो चेस की है। फाइड का हेडक्वार्टर लुज़ेर्ने स्विट्जरलैंड में है। फाइड का हेडक्वार्टर लुज़ेर्ने स्विट्जरलैंड में है। फाइड फ्री स्टाइल चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप मैग्नस कार्लसन ने जीती है। ठीक है, आगे बात करते हैं हमारा लास्ट न्यूज, यूनाइटेड नेशन का वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस कब मनाया जाता है? 20 फरवरी को, जिसका थीम रिन्यूड कमिटमेंट टू सोशल डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। ओके, रिन्यूड कमिटमेंट टू सोशल डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। ये सारे के सारे हमारे न्यूज थे जो अभी हम लोगों ने पढ़े हैं फेब्रवरी के वीक 3 के। ठीक है, एक एक पॉइंट आप लोगों को बताया गया आराम आराम से। इसकी वीडियो अच्छे तरीके से आप लोगों को देखनी है, पीडीएफ आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी और पीडीएफ में भी एक बार गो थ्रू हो जाना है। ओके, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए सेशन के साथ। ठीक है, समझ गए? तो एक एक पॉइंट को ध्यान से समझना है। यहाँ पर सिर्फ और अब पूरे हफ्ते में इतने न्यूज़ को निकाल कर आपके लिए क्रक्स लेकर आया जाता है ताकि आप अपने एग्जाम ओरिएंटेड स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ सकें। नहीं तो आप अगर पढ़ने लगेंगे कहीं से तो बहुत सारे आलतू फालतू के न्यूज़ भी होते हैं, लेकिन प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज करते हुए कैसे करंट अफेयर्स आ रहे हैं वो सारी बातें आप लोगों के साथ डिस्कस की जाती हैं। ओके, तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सा पढ़ते रहो और एग्ज़ाम टाइम में एक बार इसकी क्विक रिवीजन जरूर ले लीजिएगा। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चन, नए न्यूज़, नए सेशन के साथ। थैंक्स टू ऑल, थैंक यू सो मच।